हेलो गाइस। एक्चुअली अभी मेरी एग्ज़ाम चालू है, तो ऐसा हो सकता है अगले कुछ दिनों तक एक एक दिन के गैप में वीडियोज़ आएँ। प्लीज़ मैनेज कर लेना। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगी मैं दोबारा से डेली वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफेन जब होश में आया था तब उसे पता चला था कि उसे टियानिन टेम्पल के लोगों ने बचाया था, वो भी पुहोंग मास्टर के ऑर्डर पर। जाओफेन को समझ नहीं आ रहा था आखिर टियानिन टेम्पल ने उसकी मदद क्यों की है, लेकिन अभी के लिए उसके पास अपने सवाल का जवाब भी नहीं था। वो चाहता था कि पुहोंग मास्टर उसे इस बारे में बताएं, इसलिए उसने फाशेन से कहा था कि वो पुहोंग मास्टर से जाकर इस बारे में पूछना चाहता है। तब फाशेन ने उसे समझाया था कि जब वो ठीक हो जाएगा तब पुहोंग मास्टर खुद उसे अपने पास बुलाएंगे। जाओफेन बस अपना सिर हिलाकर रह गया था। अभी के लिए उसे सबसे पहले पूरी तरह से ठीक होना था। वक्त बीतता जाता है, उसके साथ साथ जाओफेन की इंजरीज भी ठीक होती जाती हैं। इस दौरान जाओफेन काफ़ी पीसफुल लाइफ जी रहा था। काफ़ी बार उससे फाशेन और फाजियांग मिलने आते रहते थे, जिस वजह से उसे बाहर की सिचुएशन का भी पता चलते रहता था। अब आगे जाओफेन के कमरे के बाहर ही एक बड़ा सा गार्डन था। जाओफेन खिड़की के पास खड़ा होकर उस गार्डन को देख रहा था। गार्डन में काफ़ी सारे पेड़ पौधे मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। कोई नहीं जानता था वो जाओफेन जो पिछले 10 सालों से काली दुनिया में या कहो ईविल वर्ल्ड में खो चुका था, वो सच में ऐसी लाइफ जीना चाहता था। वो हमेशा सपना देखता था कि काश वो एक पीसफुल लाइफ जी सके, लेकिन पिछले 10 सालों में उसे एक दिन भी पीसफुल लाइफ जीने का मौका नहीं मिला था। इसलिए आज वो काफ़ी खुश था कि उसे ऐसी शांति भरी लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। वक्त बीतता जाता है और उसकी इंजरीज अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। एक दिन फाजियांग जाओफेन के कमरे में आता है और उससे पूछता है, जाओफेन तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं और क्या तुम्हारा चेस्ट पेन अब कम हुआ है? इस पर जाओफेन उसे घूरते हुए कहता है, तुम जब भी यहाँ पर आते हो तब मुझसे यही सवाल पूछते हो, क्या यह एक सवाल पूछ पूछ कर तुम्हें अब बोर नहीं होता है? ये सुनकर फाजियांग कुछ नहीं कहता है। वो कमरे में मौजूद एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये पेंटिंग गुआनिन की थी। गुआनिन असल में एक एंशिएंट फीमेल बुद्धिस्ट थी। उनकी बुद्धिस्ट लोग पूजा करते थे, इसीलिए अभी के लिए फाजियांग भी वैसा ही कर रहा था। वो जल्दी से कुछ अगरबत्तियां निकालकर उन्हें गुआनिन के सामने लगा देता है और उनसे प्रे करने लगता है। जाओफेन अभी के लिए ये सब देख रहा था। फाजियांग उससे कहता है, जाओफेन क्या तुम यहाँ आकर प्रे नहीं करोगे? ये सुनकर जाओफेन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर कहता है, पिछले 10 सालों में मैंने न जाने इतने अलग अलग गॉड और गॉडेस से प्रार्थना की है, लेकिन उनमें से मेरी एक भी प्रार्थना कभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए अब मुझे प्रार्थना करने पर भरोसा नहीं रह गया है। उसकी बातें सुन फाजियांग उससे आगे कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर तक प्रार्थना करने के बाद वो पीछे मुड़ता है और जाओफेंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। जाओफेंग उससे कहता है, आखिर कितने दिनों तक मुझे यहीं पर रुकना होगा? इस पर फाजियांग कुछ नहीं कहता है, बस उसे ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर तक जाओफेन को देखने के बाद फाजियांग कहता है, तुम्हारी चोटें तो अब काफ़ी ठीक हो चुकी हैं। मुझे लगता है अब सही वक्त आ चुका है कि तुम पुहोंग मास्टर से मिलो। ये सुनकर जाओफेन चौंक कर कहता है, क्या पुहोंग मास्टर टेम्पल में आ चुके हैं? क्या वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं? इस पर फाजियांग अपना सिर हिला देता है और उससे कहता है, चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पुहोंग मास्टर के पास ले चलता हूँ। उसकी बात सुनकर जाओफेन जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर जाने लगता है। कमरे से बाहर जाते वक्त जाओफेन एक बार के लिए पीछे मुड़कर गुआनिन की पेंटिंग को देखता है। जब उसकी नज़रें गुआनिन की पेंटिंग पर पड़ती हैं तो उसे ऐसा फील होता है कि गुआनिन की वो पेंटिंग भी उसे ही देख रही है। फिर जाओफेन अपनी नज़रें फेर लेता है और फाजियांग के साथ उस कमरे से बाहर आ जाता है। वो अभी के लिए पुहोंग मास्टर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था।
पिछले न जाने कितने समय से वो पुहोंग मास्टर से मिलना चाहता था, पर पुहोंग मास्टर उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यही कहना था कि जब जाओफेन की इंजरीज ठीक हो जाएंगी तब वो जाओफेन से मिलेंगे। ऐसे में उनका इंतज़ार करते करते जाओफेन काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो चुका था। उस कमरे से होते हुए वो लोग एक दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिखाई पड़ते हैं। उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए जाओफेन आगे बढ़ता रहता है। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक बड़े से टेंपल के पास पहुंच जाते हैं। उस टेंपल के पास काफ़ी सारे कॉमन लोग मौजूद थे जो लगातार टेंपल के अंदर जा रहे थे और प्रार्थना कर कर टेंपल से बाहर आ रहे थे। इतने लोगों को यहाँ पर देखकर जाओफेन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि टियानिन टेंपल तो एक सेक्ट था। ऐसे में नॉर्मल लोग यहाँ पर कैसे आ सकते थे। जब वो क्विन्यून सेक्ट में था तब उसने देखा था कि क्विन्यून सेक्ट किसी नॉर्मल इंसान को कभी भी सेक्ट के अंदर आने नहीं देता है। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टियानिन टेंपल नॉर्मल लोगों को यहाँ आने की परमिशन क्यों दे रहा है। इसीलिए वो फाजियांग से इस बारे में पूछता है, तो फाजियांग उसे बताता है आज से कई सालों पहले टियानिन टेंपल में भी नॉर्मल लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी, लेकिन जब पुहोंग मास्टर लीडर बने तब उन्होंने कुछ और मॉन्क्स के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि बुद्धा सिर्फ टियानिन टेंपल के नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। इसलिए उन्होंने सभी के लिए टियानिन टेंपल के दरवाजे खोल दिए। अभी के लिए बहुत से लोग रोज़ यहाँ आकर बुद्धा की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं। ऐसे में यहाँ पर नॉर्मल लोगों को देखना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये बात सुनकर जाओफेन अपना सिर हिलाता है। उसे लगा था कि फाजियांग उसे इस बड़े से टेंपल के अंदर लेकर जाएगा, बट फाजियांग ऐसा नहीं करता है। वो तो इस टेंपल को पार कर कर आगे बढ़ने लगता है। जाओफेन पूछता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पुहोंग मास्टर इस बड़े टेंपल के अंदर नहीं हैं? इस पर फाजियांग उसे समझाता है, सभी मॉन्क्स को शांति काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। यहाँ पर इतने सारे नॉर्मल लोग हैं, ऐसे में यहाँ पर शांति कैसे हो सकती है? इसीलिए पुहोंग मास्टर और बाकी सभी हायर लेवल के एल्डर्स अभी के लिए इस बड़े टेंपल में नहीं हैं। वो लोग माउंट मेरू पर मौजूद स्मॉल टेंपल में हैं और मैं तुम्हें वहीं पर ले जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जाओफेन अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो दोनों तेजी से माउंट मेरू पर चढ़ने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक वो माउंट मेरू पर चढ़ते रहते हैं। 1 घंटे बाद अब उनकी आंखों के सामने एक बड़ा सा पेविलियन था। हाँ, ये पेविलियन काफ़ी बड़ा था, लेकिन अगर उस बड़े से टेंपल से इसकी तुलना की जाए तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा छोटा था। फाजियांग उस पेविलियन के अंदर चला जाता है। फाजियांग के पीछे पीछे जाओफेन भी पेविलियन के अंदर जाता है। फाजियांग एक कमरे के सामने आकर रुक जाता है, तो जाओफेन भी वहीं पर रुक जाता है। फाजियांग कमरे के अंदर आवाज़ मारते हुए कहता है, टीचर, ज़ैंग जाओफेन आपसे मिलना चाहता है। तो अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है, अंदर आ जाओ। पुहोंग मास्टर की आवाज़ सुनकर फाजियांग उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। जाओफेन उस कमरे के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फाजियांग उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर नहीं आ रहा है। वो समझ जाता है कि उसे अकेले ही जाकर पुहोंग मास्टर से मिलना है। यही सोचकर वो आगे बढ़ता रहता है। इधर फाजियांग कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और कमरे के बाहर ही बैठ जाता है। इधर जाओफेन कुछ ही पलों में पुहोंग मास्टर के पास पहुंच जाता है। उस कमरे में एक बेड था जिसके ऊपर पुहोंग मास्टर बैठे हुए थे। जाओफेन उनके पास पहुंचकर खड़ा हो गया था। पुहोंग मास्टर उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तो तुम्हारी चोटें अब कैसी हैं? तो जाओफेन कहता है, मेरी चोटें अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। पुहोंग मास्टर उससे कहते हैं, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस पर जाओफेन जल्दी से कहता है, हाँ, मुझे आपसे कई सारे सवाल पूछने हैं, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर आप लोगों ने मेरी मदद क्यों की? मुझे क्यों बचाया? आखिर आपको क्विन्यून सेक्ट के खिलाफ जाकर मुझे बचाने की क्या ज़रूरत थी? जाओफेन ने बहुत ही हड़बड़ी में बात की थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी के लिए क्या कह रहा है। तभी पुहोंग मास्टर उसे रुकने का इशारा करते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें अगर जानना है तो मेरे पीछे आओ।
ये कहकर पुहोंग मास्टर अपने बेड पर से खड़े हो जाते हैं और कमरे के बाहर जाने लगते हैं। जाओ फैन कहता है, क्या आपने मुझे नहीं बचाया है? इस पर पुहोंग मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया है, लेकिन किसी और के कहने पर। अगर तुम्हें उस इंसान से मिलना है तो मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे जाओ फैन भी कमरे से बाहर आ जाता है। फाजियांग कमरे के बाहर ही मौजूद था। उन दोनों को इतनी जल्दी कमरे से बाहर आता देख वो भी चौंक गया था, लेकिन वो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। इधर पुहोंग मास्टर जाओ फैन को एक दिशा में ले जाने लगते हैं। वो दोनों काफ़ी देर तक उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। उस झोपड़ी में ना कोई खिड़की थी ना कोई दरवाज़ा था। उस झोपड़ी के एंट्रेंस को एक बड़े से पर्दे से ढक रखा था, जो काफ़ी ज़्यादा मोटा था और काले रंग का था। पुहोंग मास्टर और जाओ फैन उसी पर्दे के सामने खड़े हुए थे। अचानक से जाओ फैन को काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होने लगती है। ये ठंड पुहोंग मास्टर को भी महसूस हो रही थी। जाओ फैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जिसने उसे बचाने के लिए कहा था, इसलिए वो इसका जवाब जानने के लिए पुहोंग मास्टर की तरफ देखता है। लेकिन पुहोंग मास्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन तो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। इतने अजीब एक्सप्रेशन जाओ फैन ने कभी भी पुहोंग मास्टर के चेहरे पर नहीं देखे थे। उनके एक्सप्रेशन देख जाओ फैन उनसे कुछ भी नहीं पूछ पाता है। इधर पुहोंग मास्टर हल्के से उस पर्दे को साइड में करते हैं और उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। जाओ फैन अभी भी कमरे के बाहर खड़ा था। उसका दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कमरे के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट फाइनली वो डिसीजन लेता है और कमरे के अंदर एंटर कर जाता है। पूरे कमरे में चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा छाया हुआ था। उन लोगों को कमरे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी। बस अभी के लिए दोनों को हद से ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। जाओ फैन को तो ये ठंडक इतनी ज़्यादा लग रही थी कि उसे एक कल्टीवेटर को अपनी बॉडी कांपती हुई महसूस हो रही थी। तभी अचानक से वो पुहोंग मास्टर से पूछता है, आखिर इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? पर पुहोंग मास्टर कोई जवाब नहीं देते हैं। वो अपना हाथ लहराते हैं। उनके हाथ लहराते ही कमरे की एक डायरेक्शन से अचानक से एक हल्की सी रोशनी आगे बढ़ती है, जो एक जगह पर आकर रुक जाती है, जिसके बाद एक के बाद एक कई सारी रोशनियाँ उस डायरेक्शन से आती हैं और उस पहले वाली रोशनी में मिल जाती हैं। काफ़ी देर तक ऐसा ही होता रहता है और काफ़ी सारी रोशनियाँ मिलने के बाद आखिर में कमरे में काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। उस उजाले में जाओ फैन की नज़रें अपने सामने पड़ती हैं और जैसे ही वो अपने सामने के नज़ारे को देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी अपनी जगह पर जम चुकी थी। अचानक से ही उसके पूरे शरीर में अजीब सी एनर्जी फ्लो होने लगी थी। उसके एक्सप्रेशन, उसके इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके थे, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके मास्टर वूजी खड़े थे। वूजी वही हैं जिन्होंने जाओ फैन को बचपन में वो मोती दिया था और उसे कल्टीवेशन सिखाई थी। वूजी की बॉडी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। वो बॉडी अभी के लिए एक फ्रोज़न डिस्क पर रखी हुई थी। बॉडी का साइज़ आधा हो चुका था। उसके अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही थी, लेकिन उस फ्रोज़न डिस्क की वजह से वो बॉडी अभी भी पूरी तरह वैसी ही थी जैसी पहले थी, बस उसका साइज़ कम हो गया था। एक तरह से कहा जाए तो वो बॉडी पूरी तरह से सिकुड़ चुकी थी। अपने मास्टर को इतने सालों बाद देख जाओ फैन को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। ये इंसान उसकी नज़रों में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नफ़रत भी इसी इंसान से करता था। इस इंसान ने उसे कल्टीवेशन सिखाई थी और उसकी जान भी बचाई थी, पर इसी इंसान ने उसकी पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी थी। उसके पूरे गांव के लोगों को मार दिया था। ऐसे में जाओ फैन अभी के लिए अलग अलग तरह के इमोशंस में फंस चुका था और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।